आज का हमारा टॉपिक होगा न्यूक्लियस के बारे में। ठीक है, पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने अपना पार्ट्स ऑफ सेल टॉपिक शुरू किया था। जैसे मैं यदि याद आपको दिलाना चाहूँ तो पार्ट्स ऑफ सेल, पार्ट्स ऑफ दिस सेल में हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन पढ़ा था, है ना। उसके बाद फिर सेल वॉल पढ़ा था। उसके बाद फिर हम लोगों ने साइटोप्लाज्म भी अपना ख़त्म कर लिया था। तो अब ये साइटोप्लाज्म के बाद आता है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस देखा जाए क्या है, न्यूक्लियस के बारे में लिखा हुआ, द सेंट्रल राउंड बॉडी इन द सेंटर ऑफ अ सेल इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। तो याद कीजिए आपका डायग्राम, जो कि हमने आपको डायग्राम दिखाया था, उस डायग्राम के एकदम बीचों बीच जो गोल जैसा आपको दिख रहा था ना, वही था आपका न्यूक्लियस। बिल्कुल वो सेंटर में होता है। ठीक है, वो देखने में लगता है राउंड, लेकिन कंप्लीट राउंड नहीं होता है वो। उसका शेप कैसा होता है? न्यूक्लियस इज जनरली स्फेरिकल इन शेप एंड इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल। तो वो जो गोल जैसा आपको दिखता है डायग्राम में, एकदम सेंटर सेल के बीचों बीच गोल जैसा, वो गोल जैसा दिखता तो है आपको, लेकिन दिखता तो है, लेकिन वो किस शेप का होता है? स्फेरिकल शेप का होता है। अब आपको लगेगा कि सर ये स्फेरिकल शेप क्या है? अच्छा, आप कभी भी अंडा देखे हैं ना, उजला वाला अंडा मुर्गी का, वो उसी शेप को हम लोग कहते हैं स्फेरिकल शेप। क्या वो पूरा गोल रहता है क्या? नहीं, पूरा गोल तो नहीं रहता। उसी शेप को हम लोग कहते हैं स्फेरिकल शेप। और वो स्फेरिकल शेप वाला जो आपका न्यूक्लियस है वो कहाँ पर होगा? सेल के बिल्कुल सेंटर में। चलिए एक बार हम लोग डायग्राम पे दोबारा चलेंगे और समझेंगे इस चीज़ को कि आखिर न्यूक्लियस है कैसा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग डायग्राम। ये है आपका न्यूक्लियस, इसको देखिए गौर से। ये जो पूरा गोल आपको दिख रहा है ना, राउंड, क्या ये सेल के बीचों बीच है कि नहीं? पूरा बताइए, बिल्कुल बीचों बीच है। तो ये जो पूरा आपको दिख रहा है एकदम पूरा गोल, इसी को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, ये जो अंदर वाला पार्ट आपको गोल वाला दिख रहा है ना, ये क्या है इसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। लेकिन फिलहाल ये जो आपको पूरा डार्क पिंक वाला दिख रहा है, रेड जैसा, उसी को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस। और ये दिखने में लगता है दिखने में लगता है पूरा गोल राउंड, लेकिन एक्चुअली में इसका शेप होता है स्फेरिकल वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर दोबारा चलते हैं हम लोग अपने कंटेंट पे। तो समझ में आ गया कैसा होता है आपका न्यूक्लियस, है ना। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है न्यूक्लियस के बारे में कि न्यूक्लियस एक्ट्स एज कंट्रोल सेंटर ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ दिस सेल। देखिए, अच्छा, हमारे बॉडी में जो भी फंक्शन होता है उसको कंट्रोल कौन करता है? आपका ब्रेन करता है ना। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यदि आपको कोई 2 झापड़ मार दिया, तो आपका ब्रेन क्या कहेगा तुरंत? कि आप भी उसको 2 झापड़ मारो या फिर उसको माफ़ कर दो। ये तो कहेगा आपका ब्रेन, 2 ही काम कहेगा, है ना। तो ये जो आपका कंट्रोल करने का काम है पूरा आपके बॉडी को, वो कौन करता है? ब्रेन करता है। लेकिन सेल भी तो एक लिविंग है ना, उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? उसको कंट्रोल करने का काम करता है आपका न्यूक्लियस, है ना। यानी कि सेल कब कौन सा काम करेगा ये डिसाइड करेगा कौन? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कहेगा तब जाकर सेल अपना कोई भी काम करेगा। ठीक है, जैसे हमारे बॉडी में आपका ब्रेन पूरा कंट्रोल करता है, उसी प्रकार से सेल में आपका न्यूक्लियस कंट्रोल करेगा आपका, है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखिए, सबसे पहली बात तो न्यूक्लियस भी आपका कहाँ पर है? साइटोप्लाज्म में ही है। और साइटोप्लाज्म क्या था आपका? वही जेली लाइक स्ट्रक्चर। सेल के अंदर वाले पूरे पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्म कहेंगे। और साइटोप्लाज्म के ऊपर ही आपका रखा हुआ रहता है ना अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपैरेटस। और हमने कहा था गोल्गी अपैरेटस को हम लोग क्या कहेंगे? गोल्गी बॉडी कहेंगे। राइबोसोम्स हो गया आपका। उसके बाद फिर आपका न्यूक्लियस हो गया, कौन सा? क्लोरोप्लास्ट हो गया। वेरी गुड, है ना। ये सारा का सारा आपका साइटोप्लाज्म के ऊपर ही तो रखा हुआ है, तो न्यूक्लियस भी तो उसी के ऊपर हुआ। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जिस प्रकार से आपका सेल मेम्ब्रेन था ना, उसी प्रकार से न्यूक्लियस का एक राउंड बॉडी जो आपने देखा ना, उस राउंड बॉडी को हम लोग न्यूक्लियस तो कहेंगे, लेकिन साइटोप्लाज्म से वो अलग है। किससे अलग है? साइटोप्लाज्म से एक लेयर के द्वारा, उसी को हम लोग कहेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखने में कैसा लगता है? चलिए दोबारा हम लोग अपने डायग्राम पे चलते हैं। देखिए, ध्यान से देखिए इस चीज़ को। ये तो आपका पूरा हो गया न्यूक्लियस, पूरा न्यूक्लियस हो गया ना। और ये जो आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये वाला कौन सा आपका है? ये सब साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस आपका किस प्रकार से अलग है? ये केवल और केवल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा। देखिए, पॉइंट करके लिखा गया है ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये हो गया आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करता है?
साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस को सेपरेट करता है, यानी कि अलग करता है। तो ये हो गया आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसमें दो मेम्ब्रेन है बेसिकली, हालांकि मेम्ब्रेन तो बहुत है लेकिन आपको पढ़ना केवल दो के बारे में, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में और आपका एक सेल मेम्ब्रेन के बारे में, जो कि अंदर वाला पार्ट था आपका, है ना। चलिए, यहाँ तक में कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ था कि न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये भी आपने देख लिया। उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज ऑल्सो पोरस and allows the movement of material between the cytoplasm and the inside of the nucleus। अच्छा, याद कीजिए तो थोड़ा सा सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन क्या करता था? अच्छा, सेल मेम्ब्रेन होता कैसा था? पोरस, यानी कि उसमें छोटा छोटा छेद होता है। तो सेल मेम्ब्रेन के द्वारा ही तो फूड मटेरियल या फिर किसी प्रकार का मटेरियल हमारा सेल के अंदर जाएगा। तो उसी प्रकार से न्यूक्लियस के अंदर भी जो मटेरियल जाएगा वो किसके थ्रू होके जाएगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू होके जाएगा। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी आपका क्या है? पोरस है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी क्या करता है? मटेरियल को न्यूक्लियस के अंदर भेजता है। कोई दिक्कत इसमें? कहाँ से अंदर भेजेगा भाई? साइटोप्लाज्म से अंदर भेजेगा। देखिए, सबसे पहले फूड मटेरियल आपका कहाँ पे आएगा? सेल मेम्ब्रेन के थ्रू साइटोप्लाज्म में आएगा। फिर साइटोप्लाज्म से होकर फिर आपका कहाँ जाएगा? न्यूक्लियस में जाएगा। लेकिन न्यूक्लियस में जो जाएगा वो किसके द्वारा जाएगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा जाएगा। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसा होगा आपका? पोरस होगा, यानी कि उसमें छोटा छोटा छेद होगा, उसी के द्वारा आपका मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर एंटर करेगा। ठीक है, आगे उसके बाद देयर इज अ स्मॉल स्फेरिकल बॉडी इन द न्यूक्लियस कॉल्ड न्यूक्लियोलस। अब देखिए, वो जो बड़े से रेड के बड़ा सा जो आपका रेड कलर जैसा था न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा बॉडी था ना, गोल वाला छोटा सा बॉडी था ना, डायग्राम में आपने देखा था, वो आपका है न्यूक्लियोलस। और ये न्यूक्लियोलस कहाँ पे आपका प्रेजेंट होगा? न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर न्यूक्लियस ऑल्सो कंटेन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोजोम्स। न्यूक्लियस और भी चीज़ों को कंटेन करता है, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर आपको और भी बहुत कुछ देखने को मिल सकता है जो कि डायग्राम में आपको नहीं दिखा गया था। डायग्राम में वो डायग्राम बड़ा सिंपल सा डायग्राम है, यदि सब चीज़ उसमें दे देना तो बहुत पेचीदा लगने लगेगा, बहुत गंदा लगने लगेगा, है ना। लेकिन आप ये बात याद करके रखें, इस चीज़ को आप ध्यान में रखें कि न्यूक्लियस के अंदर आपका और क्या पाया जाएगा? क्रोमोजोम्स पाया जाएगा। और क्रोमोजोम्स न्यूक्लियस के अंदर दिखता कैसा है? थ्रेड जैसा, धागा जैसा। जैसा धागा आप देखते हैं ना, धागा कैसा होता है? क्या धागा का कोई शेप है क्या? कोई शेप नहीं है, उसको जैसा आप मोड़ दीजिए वैसा हो जाएगा आपका धागा। तो धागा के शेप के जैसा ही एकदम पूरा उलझाया हुआ होता है आपका न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम्स। ठीक है, आगे क्रोमोजोम्स कैरी जीन्स। अब क्रोमोजोम्स कैरी क्या करता है, यानी कि क्रोमोजोम्स के पास रहता क्या है? क्रोमोजोम्स के पास रहता है जीन्स। अब ये जीन्स करता क्या है? जीन्स हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफ स्प्रिंग। अब ये जीन्स का ना यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है जीन्स का। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे बच्चे को हम लोग देखते हैं कि उसका शक्ल पूरा का पूरा या तो माता जी से मिलता है अपने, या तो उसके पिताजी से मिलता है ना। या फिर बहुत बार हम लोग ऐसा भी देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे का जो बिहेवियर होता है, जो लक्षण होता है, वो उसके माताजी या फिर पिताजी से मिलता है ना। नाक कान बहुत प्रकार का ऐसा चीज़ है जो कि बच्चे का अपने माताजी या फिर पिताजी से मिलता है ना। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस बच्चे में किसका जीन आ चुका है? उसके माता पिता का जीन आ गया। कैसे आया भाई? जब उसके माता पिता ने अपने बच्चे को जन्म दिया तो जब जन्म दिया तो उसी समय पे जब बच्चा जब माँ के कोख में 9 महीने पल रहा होता है तो उसी समय पे माँ के कोख में जो बच्चा है उसके बॉडी के अंदर जीन आ जाता है। किसका? माता और पिता का। अब जीन आने का मतलब क्या है? जीन आने का मतलब यह है कि उनका लक्षण, उनका गुण, उनका कैरेक्टर उनके माता पिता का। इसीलिए बहुत बार हम लोग देखते हैं कि किसी बच्चे का चेहरा उसके माता पिता किससे मिलता जुलता है ना। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था। तो जीन के वजह से ही आपके बॉडी में आपके माता पिता का गुण आता है या फिर आपके माता पिता जैसा आपका चेहरा दिखता है। कोई दिक्कत इसमें समझने में? चलिए, तो इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आपको हो गया, तो आपको याद क्या रखना है? आपको ये याद रखना है कि न्यूक्लियस के अंदर आपका क्या होता है? एक स्फेरिकल बॉडी जैसा, उसको हम लोग कहेंगे न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर और क्या होगा? थ्रेड जैसा क्रोमोजोम होगा। क्रोमोजोम क्या रखे रहेगा अपने पास? जीन रखे रहेगा, यानी कि क्रोमोजोम कंटेन करता है, उसके पास रहता है, ऑटोमेटिक रहता है। क्या रहेगा भाई? जीन रहेगा। जीन क्या करेगा? जीन क्या करेगा? कैरेक्टर को ट्रांसफर करेगा।
यानी कि उसके फॉर एग्जाम्पल आपके माता पिता का जो लक्षण है वो लक्षण आपके बॉडी में आ जाएगा, यानी कि उनके बच्चे में आ जाएगा, किसके द्वारा, जीन के द्वारा। तो ये सारा का सारा फंक्शन था आपका न्यूक्लियस का। कोई दिक्कत क्या था समझने में? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोटोप्लाज्म के बारे में, वैक्यूल के बारे में और क्लोरोप्लास्ट के बारे में, ठीक है ना। चलिए वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए और क्लास भी हमारा ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, इसलिए इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।